प्रिय छात्रों, प्लांट पैथोलॉजी के 27वें क्लास में आपका स्वागत है। आप इधर होली के त्यौहार में व्यस्त रहे होंगे। यह सोच के मैं ये वीडियो थोड़ा देर से भेज रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं आपको बीमारियों के वर्गीकरण के बारे में बताना शुरू किया था। उसी क्रम में बीमारियों का वर्गीकरण ही मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो आप ध्यान से शुरू से आखिर तक सुनें। यदि आपके पास इस समय कोई नोटबुक और कलम ना हो तो लेके बैठें। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है पढ़नी है तो पढ़ के लिख लें। इसके बाद जब मैं आपको कुछ बताऊं, आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, जिससे कि मैं आपको आगामी वीडियो में आपके दिक्कतों का निराकरण कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कलम और कॉपी लेके बैठे होंगे। तो छात्रों, आज का जो क्लासिफिकेशन है पौध बीमारियों का, वो नेचुरल परपिचुएशन के आधार पर है। आप परपिचुएशन समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। बीमारियाँ हर फसलों पर हर समय नहीं लगती हैं। आप फसल की बुआई करते हैं और आपके फसल पर बीमारी लग जाती है तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि यह जो रोग कारक है कहाँ था, कैसे हमारे खेत तक पहुँच गया, बीमारी उत्पन्न कर दिया। ये सब सवाल आपके ज़हन में स्वाभाविक रूप से उठते होंगे, उठने चाहिए। तो ये रोग कारक प्रकृति में 3 स्थानों पर रहते हैं। उसके आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कुछ रोग कारक भूमि में रहते हैं और जब आप फसल उगाते हैं तो ये भूमि वाले रोग कारक आपके फसल तक पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सॉइल बॉर्न डिसीजेस caused by pathogen which persist or survive in the soil matrix and in residue on the soil surface. Soil is the reservoir of primary inoculum of these pathogen. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। छात्रों, पैथोजन की वह अवस्था जो बीमारी को इनिशिएट करता है, बीमारी प्रारंभ करता है, उसे हम इनोकुलम कहते हैं। और जिस इनोकुलम के द्वारा बीमारी शुरू होती है उसको हम प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं। तो रोग कारक इनोकुलम के रूप में भूमि में जीवित रहता है या भूमि के अंदर जो पिछले फसलों के अवशेष रहते हैं उनके ऊपर ये रहता है। ऐसे पैथोजन को, ऐसे रोग कारकों को सॉइल बॉर्न पैथोजन कहते हैं। और इनसे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं
उनको सॉइल बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। छात्रों, ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी बीमारी है और इस बीमारी का रोग कारक फसल की अनुपस्थिति में कहाँ रहता है और किस तरह से आपके फसल तक पहुँचता है, यह जानना ज़रूरी है। उसी क्रम में ये बात आपको मैं बताया कि कुछ रोग कारक ऐसे हैं जो भूमि में पड़े रहते हैं और जब आपकी फसल बोई जाती है तो उसमें बीमारी पैदा करते हैं। ऐसे बीमारियों को सॉइल बॉर्न डिसीज़ कहते हैं, भूमि जनित बीमारी कहते हैं। उम्मीद है कि भूमि जनित बीमारी किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी बीमारी की बात करने जा रहा हूँ, बीज जनित बीमारी। जैसे कुछ रोग कारक आप समझ नहीं पाते हैं कि वह रोग कारक आपके बीज में ही पड़ा रहता है और जहाँ कहीं भी उस बीज की बुआई होती है पौधा उगता है, पौधे बीमार होते हैं। ऐसे बीमारियों को हम सीड बॉर्न पैथोजन कहते हैं। अब ये पैथोजन होते हैं, रोग कारक जो होते हैं, वो बीज के अंदर भी रहते हैं और कुछ जो हैं बीज के ऊपर चिपके रहते हैं। अब मैं पहले आपको एक ऐसे रोग कारकों को बताऊंगा जो बीज के अंदर रहते हैं। जैसे एक बीमारी है लूज स्मट ऑफ व्हीट काज्ड बाई अस्ट्रेलेगो ट्रिटिसाई, उसका एक नाम और है अस्ट्रेलेगो सेगेटम। तो ये रोग कारक होता क्या है, बीज के अंदर रहता है और जब आप बीज की बुआई करते हैं तो जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो बढ़ता है ये भी उसके अंदर बढ़ता रहता है और एपिकल ग्रोथ में वो पड़ा रहता है और पूरे एपिकल ग्रोथ को वो मार डालता है। तो और कुछ रोग कारक बीज के ऊपर रहते हैं और वहीं से संक्रमण करते हैं। ऐसे रोगों को एक्सटर्नली सीड बॉर्न कहा जाता है, बाह्य बीज जनित बीमारी कही जाती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सीड बॉर्न है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी हैं जो बीज के अंदर इसके रोग कारक पड़े रहते हैं। जनरली इस तरह की बीमारियों में फ्लोरल इन्फेक्शन होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊं, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का अनावृत कंडवा रोग। इसका रोग कारक बीज के अंदर माइसीलियम के एक टुकड़े के रूप में एम्ब्रियो में पड़ी रहती है और जब ये पौधा अंकुरित होता है तो ये फफूंद भी अंकुरण के साथ बढ़ता है और बीमारी पैदा करता है। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीजेज में वे रोग कारक होते हैं जो बीज के किसी भाग से चिपके रहते हैं। उसमें सिस्टमिक दवा देने से उन रोग कारकों का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। इसीलिए आजकल किसान भाई ऐसे जगहों पर इसको उगाने की अनुशंसा कर रहे हैं जिनके रोग कारक को पहले मार दिया जाए, फिर उससे सीडलिंग बने और फिर उनकी रुपाई हो। तो एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज़ का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है। रोगी बाली जब स्वस्थ बाली के साथ मड़ाई होती है तो इसके स्पोर, इसके बीजाणु बीज के साथ चिपक जाते हैं और वही उनके शरीर के ऊपर ही वो बीजाणु अपने ऊपर रखे रहते हैं और बीमारी उत्पन्न करते हैं। अभी मैं बता रहा था कि कुछ रोग कारक बीज के ऊपर चिपके रहते हैं और
जब बीज में अंकुरण होता है तो उसको ये कोलिप्टाइल को छेदते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और बीमारी पैदा करते हैं, जैसे कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। इसका एग्जाम्पल है अस्टिलेगो हार्डियाई, एंथ्रैक्नोज ऑफ चिली। इसका एग्जाम्पल है कोलिटोट्राइकम कैप्सिकी। तो ये दोनों बीमारियां जो होती हैं एक्सटर्नली सीड बॉर्न होती हैं। और अब देखिए, आपको अब लगे लगे हाथ बता दूं कि जो बीमारियां इंटरनली सीड बॉर्न होती हैं उनका बीज शोधन हम सिस्टेमिक फंजीसाइड से करते हैं अथवा रेजिस्टेंट वैरायटी उगा करके उनसे बचते हैं। इस तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसमें सिस्टेमिक फंजीसाइड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज़ होते हैं, ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स जो जिनको शरीर के अंदर पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पौधे के सतह पर यदि बीज डाला जाता है तो सतह पर जो रोग कारक होते हैं बीजों के, वो मर जाते हैं और बीमारी नहीं पैदा करते हैं। अब मैं आपको इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज़ अभी मैं बताया था, एक बार और सुन लीजिए। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है बताया था मैं आपको, लूज स्मट ऑफ व्हीट है। इसका रोग कारक अस्टिलेगो नूडाट्रिटिसाई है, अस्टिलेगो ट्रिटिसाई है। इसका नाम एक और भी अस्टिलेगो सेगेटम है। और मोज़ेक वायरसेस भी इंटरनली सीड बॉर्न होते हैं। और कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली सीड बॉर्न दोनों ही तरह के होते हैं, जैसे जैंथोमोनास मालवेशियरम, ब्लैक ऑर्म ऑफ कॉटन की बीमारी होती है, जैंथोमोनास मालवेशियरम के द्वारा होती है। और ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से ही सीड बॉर्न डिसीज़ है। छात्रों, तो अभी मैंने आपको बताया कि रोग कारक बीज के साथ रहता है या रोग कारक भूमि के साथ रहता है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एयरबॉर्न डिसीज़, वायुजनित बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वायुजनित रोग कारक फोलियर पैथोजेंस कहे जाते हैं और ये किसी भी घास पर या किसी भी पौधे पर प्रकृति में जीवित रहते हैं और हवा के द्वारा हमारे फसलों तक लाए जाते हैं। ये रोग कारक अल्टरनेट होस्ट पे रहते हैं या कोलैटरल होस्ट पे रहते हैं, और मेन होस्ट पर तो ये बीमारी ही पैदा करते हैं। इसका जो बढ़िया एक उदाहरण है वो मैं आपको उस उदाहरण के हिसाब से समझाना चाहता हूँ। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का कंडुआ गिरवी रोग, रतुआ रोग भी कहते हैं। तो ये बीमारी गेहूं में तो कई तरह के फंगस से होती है, जैसे ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट वो पक्सिनिया ग्रैमनिस्टेटिसाई के द्वारा होता है। येलो रस्ट ऑफ व्हीट पक्सिनिया ग्रैमनिस स्टेरिफॉर्मिस के द्वारा होता है। और ब्राउन व्हीट रस्ट वो जो है पक्सिनिया के दूसरी एक जाति है, उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम ब्राउन रस्ट कहते हैं, और ये पक्सिनिया रिकॉन्डेटा कहा जाता है। तो ये जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो गेहूं का ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होता है वो पक्सिनिया ग्रैमनिस्टेटिसाई के द्वारा होता है। इसके रोग कारक 3 तरह के पौधों पर रहते हैं। जैसे गेहूं का पौधा है, ये इसका प्राइमरी होस्ट होता है। इस पर जब ये पहुंचता है तो यूरिडोस्पोर और टेलेटोस्पोर बनाता है
और ये प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। अब जिस समय हमारे यहाँ गेहूँ उगता है उस समय यदि कोई और घास है जिसके ऊपर यह उगता है तो ये इस रोग कारक का कोलैटरल होस्ट है। और यदि कोई रोग कारक सभी तरह के होस्ट प्लांट पर रहता है और बीमारी पैदा करता है, ऐसे भी होस्ट पैथोजेंस होते हैं। लेकिन प्राइमरी होस्ट और कोलैटरल होस्ट पर तो बीमारी एक साथ उत्पन्न होती है, लेकिन प्राइमरी होस्ट और अल्टरनेट होस्ट पर एक साथ ही ये बीमारी नहीं पैदा करता है। अल्टरनेट होस्ट जो होता है प्राइमरी होस्ट से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मैंने आपको बताया, गेहूँ प्राइमरी होस्ट है और गेहूँ जो है ग्रैमिनी फैमिली का है, लेकिन इसका अल्टरनेट होस्ट बारबेरी है और बारबेरी इस पौधे से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। बारबेरी का पौधा डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है, लेकिन इसका रोग कारक जब बेसिडियो स्पोर उत्पन्न करता है और गेहूं के पौधे पहुंचता है तो बीमारी पैदा करता है। तो बारबेरी में और गेहूं में बहुत अंतर होता है। तो गेहूं के अनुपस्थिति में ये बारबेरी पर जीवित रहता है, तो बारबेरी इसका अल्टरनेट होस्ट है जो बिल्कुल ही ये द्विबीजपत्री पौधा है, जबकि गेहूं एक बीजपत्री पौधा है। छात्रों, ये आपको डिफरेंस मालूम हो गया होगा कि प्राइमरी होस्ट पर जो सिम्टम दिखाई पड़ते हैं वो सिम्टम अल्टरनेट होस्ट पे नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वो बिल्कुल प्राइमरी होस्ट से दूसरे तरह के होते हैं। अब हुआ एक दूसरा होस्ट होता है कोलैटरल होस्ट, वो जो होता है प्राइमरी होस्ट के साथ साथ उगता है, उस पर भी रोग कारक बढ़ते हैं और वहाँ ये केवल उसकी संख्या बढ़ाते हैं और संख्या बढ़ाने से बीमारी तेज़ लगती है। तो ये 3 जगहों पर रोग कारक रहते हैं। भूमि में रहते हैं, बीज के साथ रहते हैं, बीज में या अंतः बीज जनित होते हैं, बाह्य बीज जनित होते हैं, और दूसरी ये एयरबॉर्न पैथोजन जो हवा में रोग कारक उड़ते रहते हैं उनके द्वारा ये बीमारी फैलती है, जिसे हम एयरबॉर्न डिसीज़ कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। बीमारी सॉइल बॉर्न होती है, सीड बॉर्न होती है, एयरबॉर्न होती है, और इस के अनुरूप हम रोकथाम के उपाय अपनाते हैं। जब मैं आपको उपाय बताऊंगा रस्ट डिसीज़ को रोकने के लिए, उस समय पुनः मैं आपको बता सकता हूँ उसमें हम क्या करते हैं, कैसे ये बीमारी कब्जे में आती है, कंट्रोल में आती है, सब हम बताएंगे। आप उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ठीक से सुनेंगे या सुन चुके। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपका समाधान कर सकूं। कोलैटरल होस्ट हमेशा प्राइमरी होस्ट से मिलता जुलता होता है, उसी फैमिली का होता है, जबकि अल्टरनेट होस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, उसके स्पीशीज से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आशा है आप वीडियो समझ लिए होंगे। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लोगों को बताइए, लोग शेयर करें, देखें, हमें अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। त्यौहार की वजह से, होली के त्यौहार की वजह से वीडियो प्रेषित करने में थोड़ी सी देर हुई, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।